Hello everyone, welcome back to our platform Guruji Mantra. Today I am discuss a chapter The Rise of Nationalism in Europe. बच्चों, अगर आप क्लास 10th में हैं और 10th के बोर्ड्स हैं और आपको लगता है कि ये चैप्टर बहुत टफ है, तो बेटा ऐसा नहीं है। अगर आपको ये लाइन टू लाइन समझना है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो हम इस चैप्टर को लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनलिज्म। नेशनलिज्म वर्ड का मतलब होता है राष्ट्रवाद, और राइज उदय होना। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर का मतलब है कि जो यूरोप है उसमें राष्ट्रवाद का उदय होना, मतलब इक्वलिटी और सभी को फ्रीडम। तो सबसे पहले हम बताएंगे एक साइंटिस्ट थे, एक आर्टिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। उन्होंने ये डायग्राम बनाया था। इस डायग्राम में क्या था, एक फिगर में क्या था, ये मूर्ति है किसकी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, जिसमें उन्होंने एक हाथ में मशाल पकड़ाई हुई है और एक हाथ में बुक पकड़ाई हुई है। तो इस मशाल का अर्थ है कि वो एलाइटमेंट, मतलब कि जो मशाल है ये हमें इक्वलिटी, फ्रीडम और मतलब लिबर्टी और जस्टिस का बता रही है। और एलाइटमेंट एक, इस हाथ में एक बुक है जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, उसको भी बताया। उसमें क्या क्या था, इक्वलिटी थी, फ्रीडम थी, और लिबर्टी को ही फ्रीडम बोलते हैं, और जस्टिस मतलब न्याय। ठीक है, सेम ये इधर। ठीक है, नेक्स्ट। और ये सारे लोग हैं जिन्हें लिबर्टी की बहुत नीड है। सभी के हाथ में अपने अपने देश का अलग अलग तिरंगा, अपना झंडा है, और वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को वंदना करते हुए वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो ये नीचे टूटे हुए अवशेष दिख रहे हैं, ये है जो पहले सरकार थी उनके टूटे हुए अवशेष। ठीक है, मतलब ये सरकार अब टूटनी चाहिए और एक अच्छा राष्ट्रवाद का उदय होना चाहिए, क्योंकि ये लोग तानाशाह थे। मतलब इनके ऊपर किसी का अंकुश नहीं था, इनका जो मन होता था वो करते थे। इस वजह से उनको टूटे हुए दिखाए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक ऑफ, इस डायग्राम का अर्थ क्या है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, सपनों का संसार बनाना। एक ये इन्होंने द पैक्ट बिटवीन द नेशन, द प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय द फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में ये फिगर बनाया था। फर्स्ट लाइन है, इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो अ फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर अ सीरीज ऑफ 4 पेंट। देखिए, जो सबसे पहले समझते हैं कि 1848 क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1848 को यूरोप में एवोल्यूशनरी ईयर, क्रांति का वर्ष कहा जाता है। यह वर्ष इस समय फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया जैसे कई देशों से, मतलब कई देशों में लोकतंत्र और स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। और इसी को फ्रेडरिक सोरियो ने, एक प्रसिद्ध कलाकार, एक फेमस आर्टिस्ट थे, जिन्होंने 4 डायग्राम को एक सीरीज में बताया था, और उन्होंने अपने सपनों की एक दुनिया दिखाई थी। सेकेंड लाइन क्या कह रही है, विजुअलाइजेशन हिज ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड मेड अप ऑफ द डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। देखिए, यहाँ 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है डेमोक्रेटिक और दूसरा क्या है, सोशल रिपब्लिक। पहला ये डेमोक्रेटिक हो गया और दूसरा है सोशल रिपब्लिक। चलिए इनका अर्थ क्या है ये भी समझते हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब है जनता की सरकार, और सोशल रिपब्लिक का अर्थ है ऐसा समाज जहाँ सभी लोगों को समान अधिकार मिले और किसी के साथ भेदभाव ना हो। ठीक है, तो जो आर्टिस्ट हैं उनका ये सपना था कि पूरी दुनिया के लोकतंत्र में समानता हो, किसी के साथ कोई मिसबिहेव ना हो, सभी में इक्वलिटी हो। As he called them the first paint of the series, so the people यूरोप एंड अमेरिका। देखिए, जो फर्स्ट ये फिगर है इसमें यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। इसका मतलब जो आर्टिस्ट थे केवल एक देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में क्या होना चाहिए, सभी लोग इक्वल होने चाहिए, सभी को अपनी बोलने का हक होना चाहिए, सभी को न्याय मिलना चाहिए। मतलब किसी के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, मतलब कोई किसी पे अत्याचार ना करे। नेक्स्ट है, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एज सोशल केस। ठीक है, यहाँ पे जो आर्टिस्ट थे उन्होंने यह भी दर्शाया है कि पुरुष, महिला, अमीर, गरीब, युवा, बुजुर्ग सभी लोग बराबर हैं।
ठीक है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, या वो फीमेल है, या वो मेल है, कुछ भी है, बुजुर्ग है, युवा है, सभी बराबर हैं। राष्ट्रवाद केवल अमीर लोगों का ही आंदोलन नहीं बल्कि पूरे समाज का रेवोल्यूशन था। ठीक है, जो राष्ट्रवाद था, नेशनलिज्म था, वो केवल जो हाई सोसाइटी से लोग आते थे उनके लिए ही नहीं था, ये मतलब चाहे वो गरीब हो अमीर हो सभी के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट लाइन कहती है मार्चिंग अ लॉन्ग ट्रेन। देखिए, जो ऊपर डायग्राम आपने देखा, जो आपने फिगर देखा, इसमें देखिए एक जो सभी लोग हैं एक लॉन्ग ट्रेन के टाइप में अपनी एक लाइन बनाए हुए हैं, एक कतार बनाए हुए हैं और सभी लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यही एक यूनिटी का सिंबल है। सबसे बड़ा सिंबल ये क्या है? यूनिटी का सिंबल है। जब पूरा समाज मिलकर चलता है तभी परिवर्तन आता है। ये लाइन आपने सुनी होगी, जब सभी लोग मिलकर चलेंगे तभी कहीं ना कहीं परिवर्तन कर सकते हैं हम। नेक्स्ट लाइन है एज दे पास एज वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ द टाइम फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सनल लिबर्टी ऑफ द फीमेल फिगर्स। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बोला गया है ऑफरिंग होमरेज ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी। सभी लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी को सम्मान दे रहे हैं। लिबर्टी का अर्थ है स्वतंत्रता। कलाकार जो थे, जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा अधिकार स्वतंत्रता ही बताया। उस डायग्राम में सबसे बड़ी उन्होंने सीधी बात केवल एक चीज़ की है, वो है लिबर्टी। किसकी की है? लिबर्टी की है उन्होंने। आर्टिस्ट ऑफ द टाइम फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफिकेशन लिबर्टी ऑफ फीमेल फिगर। देखिए, 1789 में जो फ्रांस रेवोल्यूशन के समय पे लिबर्टी को एक महिला के रूप में, एक फीमेल के रूप में दर्शाया गया था, दिखाया गया था। महिला शक्ति, साहस, आशा का प्रतीक मानी जाती थी, इसीलिए लिबर्टी को महिला के रूप में ही दर्शाया गया है। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनी है उसमें एक वुमेन का ही स्ट्रक्चर दर्शाया गया है। नेक्स्ट है Here you can recognize the torch of the enlightenment। जो दूसरे हाथ में मसाल है, महिला के हाथ में जो मसाल है, टॉर्च है, वह ज्ञान का प्रतीक है। उसे हम नॉलेज का प्रतीक बताया, नॉलेज का सिंबल। एनलाइटमेंट का अर्थ होता है अज्ञानता से निकलना और ज्ञान और तर्क की ओर बढ़ना। मतलब हमें जो ये मेरे ऊपर शासन चल रहा है, सभी लोग जो तानाशाही चल रही है देश में, उसको ख़त्म करना और फ्रीडम बोलने का हक। ठीक है, एलाइटमेंट का सीधा अर्थ, एलाइटमेंट का जो मीन है उसका मतलब होता है जो अज्ञानता है उसे ख़त्म करो और ज्ञान की ओर बढ़ जाओ। एंड करेक्टर ऑफ राइट मैन इन द अदर हैंड। ठीक, दूसरे हाथ में जो है करेक्टर ऑफ राइट मैन ऑफ बुक। राइट मैन यह एक बुक है जो कि 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसकी एक फेमस बुक है। इसमें क्या है? इसमें लोगों के अधिकार लिखे हुए हैं, जैसे कि इक्वलिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, जस्टिस हो गया, ठीक है, और फ्रीडम हो गई। ठीक, इन सब चीज़ों को बताया गया है इस बुक में, जो राइट ऑफ मैन, करेक्टर ऑफ राइट ऑफ मैन बुक का नाम है। कब का है? 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उस टाइम की। इन अदर ऑन द अर्थ ऑफ फॉरगॉट द इमेज लाइज सेटर्ड रिमेन द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिज्म इंस्टीट्यूशन। देखिए, आपको हमने बताया था जो नीचे टूटे हुए अवशेष पड़े हुए थे, इनको क्या बोला था? जो निरंकुशवाद सरकार थी उनका टूट के बिखरना। ठीक है, एनसीईआरटी की एक वर्ड है एब्सोल्यूटिज्म इंस्टीट्यूशन। मतलब इसका अर्थ होता है, इस मीनिंग का अर्थ है कि जो सरकार है उसका टूट जाना। ठीक है, देखिए इस लाइन का अर्थ क्या है। चित्र में जो डायग्राम था ऊपर, उसमें टूटे हुए नीचे ताज, हथियार, राजाशाही के प्रतीक पड़े हुए हैं। इसका अर्थ है कि एब्सोल्यूटिज्म मोनार्ची समाप्त होगी और जनता का शासन आने वाला है। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन। ठीक, सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझिए। एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट का अर्थ है ऐसी सरकार जिसमें राजा की शक्ति का कोई निरंतर नहीं, मतलब उस पर कोई भी शासन कंट्रोल नहीं है। ठीक है, वो जो चाहेगा वही करेगा, उसे किसी संसद या संविधान का भी डर नहीं।
तो उसी ऐसी सरकार को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूटिस्ट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इंसोरियो इथोपियन बीजन। इंसोरियो इथोपियन बीजन, इसका अर्थ है, जहाँ इथोपियन शब्द आया, इथोपिया का अर्थ होता है ऐसी आदर्श दुनिया जहाँ ना कोई युद्ध हो, ना बैटल हो, सभी लोग इक्वल हो, सभी को लिबर्टी हो और हर जगह पीसफुली इन्वायरमेंट हो। ठीक है, ऐसी दुनिया का कल्पना करना आसान है लेकिन वास्तविक में बनाना बहुत कठिन है। ठीक है, इसको आप इमेजिन तो कर सकते हैं कि ऐसी एक दुनिया हो, पर ऐसा एक देश हो, पर इसको बनाना बहुत कठिन है। सबसे पहले इथोपिया वर्ड आया। इथोपिया वर्ड का मीन होता है अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट अनलाइक आई एक्चुअली एग्जिट, मतलब कि आदर्श समाज की कल्पना करना। ठीक, और जिन्हें लोग नहीं पसंद कर रहे हैं उनको आउट करना, उनको बाहर करना। ठीक है, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, हाँ, ग्रुप डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। जो लोग थे वहाँ के, हर देश के लोग अपने झंडे, अपने जो कॉस्ट्यूम्स थे वो उन्हीं से पहचाने जा रहे थे। जैसे भारत की पहचान तिरंगे से होती है, वैसे ही प्रत्येक राष्ट्र का अपना अपना एक झंडा होता है। विच वाई दम, नेक्स्ट है लीडिंग अ प्रोसीजन वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर यूनाइटेड नेशन एंड स्विट्जरलैंड। देखिए, सबसे आगे यूनाइटेड नेशन और स्विट्जरलैंड दिखाए गए। क्यों? क्योंकि उस समय ये दोनों पहले ही नेशन स्टेट बन चुके थे। क्योंकि ये लोग क्या थे, पहले ही नेशन स्टेट बन चुके थे, इस वजह से इनको सबसे पहले मतलब आइडेंटिफाई किया गया। नेक्स्ट है विच वाई दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट, जो कि पहले ही देश बन चुके थे। नेशन स्टेट का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले हम एक वर्ड उठाते हैं नेशन स्टेट। इसका मीन क्या है? इसका मीन होता है, नेशन स्टेट का अर्थ है निश्चित सीमा, एक सरकार, एक संविधान, एक पहचान। अमेरिका और स्विट्जरलैंड में भी सभी बातें पहले से मौजूद थी, मतलब कि वहाँ अपना संविधान था, अपनी सरकार थी, एक निश्चित समय सीमा था कि इतने समय तक प्रधानमंत्री रहेंगे। जैसे अपने यहाँ है प्रधानमंत्री की सीमा क्या है, 5 ईयर है। ठीक है, तो 5 ईयर तक रहेंगे, उसके बाद इलेक्शन होगा, दोबारा नए पीएम बनेंगे या उन्हीं का, अगर वो जीत जाते हैं तो वही आ जाएंगे। ऐसे ही मतलब एक सीक्वेंस में चलना, निश्चित समय सीमा में सरकार बनना, एक ही सरकार होना और संविधान का सभी को पालन भी करना। ठीक है, और अपनी एक राष्ट्र की पहचान होना। नेक्स्ट पेज, फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर्स। फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर जस्ट रीच द स्टैच्यू। देखिए, सबसे पहले इसका अर्थ क्या है कि फ्रांस के जो लोग थे वो पहले से स्वतंत्र स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक पहुंचे थे, क्योंकि उन्हें पहले से नेशन स्टेट घोषित कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर यानी नीला, सफ़ेद और लाल कलर में थे। किस में थे? ट्राई कलर में थे। कौन कौन सा कलर था? जो ब्लू था और वाइट था और रेड था। ऐसा इसलिए क्योंकि 1789 में एक फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। कब हुआ था? 1789 में क्या हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। तो उसमें पूरी दुनिया में स्वतंत्रता और समानता की भावना जगाई गई थी। मतलब कि स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी और समानता मतलब इक्वलिटी। सभी लोग इक्वल होंगे, सभी स्वतंत्र होंगे, ना कोई जात ना कोई धर्म, सभी बराबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रांस में सबसे आगे इसलिए दर्शाया गया था क्योंकि तो बता दिया है कि उन लोगों को पहले से ही नेशन स्टेट बताया गया था। एंड सी इज फॉलोड द पीपल जर्मनी वेयरिंग अ ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। वो लोग क्या थे? फ्रांस के जो लोग थे, फ्रांस के बाद जर्मनी के लोग आ रहे थे और जर्मनी के जो लोग थे वो ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग लिए हुए थे। कैसा लिए थे? एक तो काला, दूसरा लाल, तीसरा गोल्ड कलर का था। ठीक है, और ये लोग थे वो किस कलर का लिए हुए थे? इन लोगों का था ब्लू, वाइट और रेड। फ्रांस के लोग कौन सा कलर था? फ्रांस इसमें था रेड, ब्लू और वाइट। लेकिन जो जर्मनी के लोग थे वो ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग लेके चल रहे थे।
फ्रांस ऐसा क्यों था? यहाँ यही रंग आधुनिक जर्मनी के राष्ट्रीय ध्वज में दिखाई देते हैं। मतलब आज के टाइम पे देखा जाए तो इनका जो फ्लैग था वो इसी कलर का था, लेकिन उस समय जर्मनी एक देश नहीं था, बस स्टेट बोला गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, इंटरेस्टली एट द टाइम व्हेन सोरियो क्रिएट दिस इमेज द जर्मन पीपल डिड नॉट एट एग्जिस्ट एन यूनाइटेड नेशन। देखिए सबसे महत्वपूर्ण लाइन यही है कि जब फ्रेडरिक सोरियो ने यह चित्र बनाया था, यह डायग्राम बनाया था, उस समय जर्मनी एक देश नहीं था, वह लगभग 39 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। कितने राज्य में था जर्मनी? जो था जर्मनी 39 स्टेट में डिवाइड था, 39 स्टेट में डिवाइड था। ठीक है। यह राज्य का हर राज्य का अपना एक एक किंग था, हर एक स्टेट को एक एक किंग के साथ में डिवाइड किया गया था। सभी लोग अपने स्टेट को किंग के नाम से जानते थे, ना कि नेशन के स्टेट मानते थे, इसलिए उस समय जर्मन को नेशन घोषित नहीं किया गया था। द फ्लैग दे कैरी एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप 1848। नेक्स्ट टाइम जर्मन के जो लोग थे हाथ में एक झंडा लिए थे, वह केवल कपड़ा नहीं, वह उनकी उम्मीद का प्रतीक था। उन्हें विश्वास था कि एक दिन सभी जर्मन सरकार मिलकर एक लोकतांत्रिक देश बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट टाइम द यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग पर्सनैलिटीज इनटू अ नेशनल स्टेट अंडर द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यूनिफाई, दूसरा है प्रिंसिपलिटीज एंड तीसरा वर्ड कौन सा है? डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफाई का मतलब है एक करना, मतलब एक हो जाना, कोई भी डिवीज़न ना, मतलब कि बीच में एकता कायम रखना। सेकेंड है प्रिंसिपलिटीज़, इसका मतलब है छोटे छोटे राज्य जहाँ राजा का शासन हो। प्रिंसिपलिटीज़ का मतलब क्या है? प्रिंसली स्टेट सुने थे? प्रिंसली स्टेट को ही प्रिंसिपलिटीज़ भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है, प्रिंसिपलिटीज़ का मतलब छोटे छोटे राज्य को जो बटे हुए हैं, जो राज्य है 32, जर्मनी जो है कितने स्टेट में बटा है? 32 स्टेट में बटा है। छोटे छोटे राज्य में जो बटा हुआ है, यहाँ यहाँ जो थे राजा शासन करते थे। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब है ऐसा संविधान जिसमें जनता के अधिकार सुरक्षित हो। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्रजा के लिए एक संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है? संविधान। और इसमें ऐसे लॉ जो जनता इसका यूज़ करे तो वो सुरक्षित हो। ठीक है। अगर पूरा ये सेंटेंस पढ़े, यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग पर्सनैलिटी या नेशन स्टेट अंडर द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, इसका अर्थ है कि 1848 में लोग चाहते थे कि सभी जर्मन भाषाई राज्य मिलकर एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाएं। नेक्स्ट है, फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया एंड किंगडम ऑफ 2 सेल्स लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया। ठीक है। इसका अर्थ है कि जो जर्मनी के बाद लोग थे, कई अन्य देशों के लोग दिखाई दे रहे थे, जैसे कि ऑस्ट्रिया हो गया, पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, रसिया हो गया और इंग्लैंड, आयरलैंड भी हो गया। कौन कौन से देश के लोग थे? पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रसिया, ये सारे देश के लोग उसमें दिख रहे थे। इसका अर्थ ये है कि पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना फैल रही थी। हर देश स्वतंत्र होना चाहता था। फ्रॉम द हेवन एबव क्रिस्ट संत एंड एंगल्स गेज अपॉन द सीन। नेक्स्ट है, सबसे ऊपर जो डायग्राम फिगर है उसमें ईसा मसीह के फरिश्ते भी दिखाए गए हैं और संत दिखाए गए हैं। वे नीचे हो रही घटनाओं को देख रहे हैं। इसका अर्थ है कि यूसर भी स्वतंत्रता, शांति और भाईचारे का समर्थन कर रहे थे। जो डायग्राम था इसमें क्या था? ये जो ईसा मसीह के ये फरिश्ते वगैरह ये लोग भी देख रहे थे और समाज में शांति होने की प्रार्थना कर रहे थे। ये लोग भी चाहते थे कि समाज में शांति हो जाए। नेक्स्ट है, दे हैव बीन यूज्ड बाय आर्टिस्ट symbolize fraternity among the nation of the world। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, यहाँ सबसे पहले एक वर्ड है जिसको है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या होता है? फ्रेटर्निटी का अर्थ है भाईचारा, मतलब भाईचारा। फ्रेटर्निटी का अर्थ होता है भाईचारा। ठीक है।
जो आर्टिस्ट थे वो ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में सभी देशों को मिलजुल कर रहना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा वर्ड का, सीधी सीधी लाइन का यही अर्थ है। दिस चैप्टर डील विद द मैनी ऑफ द इशू विजुअलाइजेशन ऑफ सोरियो। ठीक है, इस चैप्टर में जो लेखक हैं, जो राइटर हैं, वो ये बता रहे हैं कि इस अध्याय में उन्हें विषयों का विस्तार में पढ़ाया जाएगा जो सोरियो ने अपने चित्र में दर्शाया है। आपको पहले ही बताया गया था कि जो सोरियो थे उन्होंने 4 डायग्राम की सीरीज़ बनाई थी। तो पहला डायग्राम का एक्सप्लेनेशन चल रहा है, पहला फिगर का एक्सप्लेनेशन चल रहा है, ऐसे ही नेक्स्ट ऐसे चारों जो उनके डायग्राम्स थे उनको ही एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज एज द फोर्स। ठीक है, 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्र एक बहुत बड़ी शक्ति बन चुका था। मतलब सभी के पास बहुत राष्ट्रवाद, मतलब नेशनलिज्म जो था वो पावरफुल हो गया था। लोग अब राजाओं के लिए नहीं बल्कि अपने राष्ट्र के लिए लड़ने लगे थे। मतलब जो राजा थे पहले के समय क्या था कि तानाशाही था, तो हर एक स्टेट में एक एक राजा था, जो राजा कहता था वही होता था। लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई, तानाशाही ख़त्म हो गई थी। अब क्या हुआ था, नेशनलिज्म आ गया था। नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद आ गया था, और राष्ट्रवाद के पास बहुत पावर आ गई थी, बहुत पावरफुल हो गया था। तो अब जो लोग थे वो राजाओं के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए लड़ना चाहते थे। नेक्स्ट टाइम, विच वॉट अबाउट स्वीपिंग चेंज इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। इसका अर्थ क्या है, राष्ट्र में यूरोप की राजनीति बदल गई। मतलब जो वहाँ की पॉलिटिक्स थी वो उसमें भी चेंज आई, लोगों की सोच बदलने लगी। अब लोग राजा को प्रजा नहीं बल्कि देश के नागरिक बनना चाहते थे। मतलब राजा की प्रजा का मतलब क्या हुआ, जो राजा कहेगा वही होगा। अगर हम देश के नागरिक होंगे तो हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कुछ लॉ होंगे जिनको हम फॉलो करेंगे, और हमें बोलने की भी परमिशन होगी। और राजा के टाइम पे क्या होता था, बोलने की परमिशन ही नहीं होती थी, फ्रीडम ही नहीं होता था। इस वजह से जो लोग थे उन्हें नेशनलिज्म ज़्यादा प्यारा था। अकॉर्डिंग उनको जो तानाशाही थी उससे वो लोग दूर भागना चाहते थे। तो अब क्या होने वाला है कि अब लोग जो राजा थे, राजा की प्रजा बन के नहीं रहना चाहते थे, वो अपने एक देश के नागरिक बन रहे थे और अपने देश की रक्षा करना चाहते थे। द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंज वॉज द एमर्ज ऑफ द नेशन स्टेट। लास्ट में इसका रिजल्ट क्या हुआ, इन सभी आंदोलन का जो परिमाण, मतलब रेवोल्यूशन का जो रिजल्ट था वो क्या था, नेशन स्टेट। ऐसा देश जिसमें एक सरकार, एक संविधान, एक राष्ट्रीय पहचान और निश्चित सीमाएं। ठीक है, ये सब चीज़ें आ गई थी। नेक्स्ट है, इन प्लेस ऑफ मल्टी नेशन डायनेस्टिक एम्पायर यूरोप। ठीक है, पहले यूरोप में बहुराष्ट्रीय साम्राज्य थे। मतलब कि बताया था हमने, जैसे जर्मनी में 32 स्टेट थे, उनके सभी एक एक राजा थे। ऐसे ही यूरोप में बहुत सारे स्टेट थे और उनके अपने अपने राजा थे, कई भाषाएं थी, कई धर्म थे, कई संस्कृति थी, पर शासन करता था। लेकिन राष्ट्रवाद के बाद ऐसा साम्राज्य टूटने लगे जिनकी जगह राष्ट्रीय लोगों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट इन विच सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सॉवरेनिटी कंट्रोल ओवर अ क्लियरली। देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट। सबसे पहले हम बात करें, जो एक टॉपिक था, ये मॉडर्न स्टेट क्या है। ठीक है, यहाँ जो राइटर हैं सबसे पहले मॉडर्न स्टेट मतलब आधुनिक राज की बात कर रहे हैं। पहले के समय अधिकांश मतलब ज़्यादातर देशों पर राजा शासन करते थे। राजा अपनी इच्छा से कानून बनाता था और जनता की राय का कोई महत्व नहीं था। जैसे कि आज के टाइम पे देखा जाए तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें लॉज हैं, जैसे कि राइट्स दिए हुए गए हैं, डीपीएसपी दिए गए हैं। ठीक है, पर पहले के ज़माने में क्या होता था कि कोई भी लॉ नहीं होते थे। जो राजा ने अपना एक कानून बना दिया, पूरी जनता उसी को फॉलो करेगा। आधुनिक राज्य का अर्थ क्या है, सरकार कानून के अनुसार काम करती है, पूरे देश का एक समान कानून लागू होता था, प्रशासन व्यवस्थित होता था, नागरिक के अधिकारों की रक्षा की जाती थी। मतलब जो सिटीजन्स हैं उनके जो राइट्स हैं उनको भी प्रोटेक्शन दी जाती थी। ठीक है, सेकेंड है, इन विच सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज द सोवरेन कंट्रोल। देखिए, यहाँ सबसे एक महत्वपूर्ण वर्ड है सेंट्रलाइज्ड पावर। क्या है, सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज द सोवरेन कंट्रोल।
इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि पूरे देश की शक्ति जो थी वो एक केंद्रीय सरकार के पास होती थी। और उदाहरण के लिए भारत में एक केंद्र सरकार पूरे देश के कई महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। जैसे कि अपने यहाँ क्या है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसीजन लेती है कि किस स्टेट में क्या होना है क्या नहीं होना है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है इसमें सवर्जियन कंट्रोल। इसका अर्थ क्या है? सर्वोच्च दाता। अगर हिंदी में इसको पढ़ें तो इसका मतलब होता है सर्वोच्च दाता। इसका मतलब है कि देश अपने निर्णय स्वयं लेता है, कोई दूसरा देश उसके ऊपर शासन नहीं कर सकता। सभी की संप्रभुता, इसी को संप्रभुता भी कहते हैं हम। नेक्स्ट है ओवर अ क्लैरी डिफाइंड टेरिटरी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, हर आधुनिक राष्ट्र की निश्चित सीमाएं होंगी। जो भी मॉडर्न स्टेट हैं उनकी एक सीमा, जैसे मैप होता है, इंडिया का ही मैप है, इसमें बताया गया है कि ये कश्मीर है, ये लद्दाख है, ये कश्मीर है, ये लद्दाख है, ये उत्तराखंड है, ये मतलब हर एक स्टेट्स की अपनी सीमा होती है और बाउंड्री वॉल्स भी हैं कि इतने इतने एरिया में कश्मीर रहेगा, इतने में रहेगा उत्तर प्रदेश होगा, इतने में मध्य प्रदेश होगा। उसकी एक अपनी सीमा डिसाइड थी। सीमा तय होने से यह स्पष्ट हो जाता था कि किस क्षेत्र में किस सरकार का अधिकार होगा। नेक्स्ट लाइन है हैड बीन डेवलप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। इसका मॉडर्न स्टेट एक दिन में नहीं बनता। अगर हम बात करें कि अगर मॉडर्न स्टेट हमें बनाना है तो इसके पीछे बहुत सारे कानून बनाने होते हैं, बहुत सारे लॉज होते हैं जो हमें जनता तक बताने भी होते हैं। तो इस वजह से एक हम अगर मॉडर्न स्टेट की बात करें तो एक दिन में नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, ये कई सौ वर्ष की राजनीति, संघर्ष, सामाजिक परिवर्तन और क्रांतियों का परिणाम था। धीरे धीरे यूरोप ने देश की यह व्यवस्था विकसित की हुई थी। नेक्स्ट लाइन है व्हाट अ नेशन स्टेट वाज वन। अब जो राइटर हैं वो नेशन स्टेट की परिभाषा दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। मॉडर्न स्टेट केवल सरकार और प्रशासन की व्यवस्था है, लेकिन नेशन स्टेट की बात की जाए कि लोगों के बीच एक राष्ट्रीय पहचान भी होती है। ठीक, अगर हम बात करें मॉडर्न स्टेट, तो मॉडर्न स्टेट में केवल जो गवर्नमेंट होगी वो अपने प्रशासन मतलब अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में बताएंगे और उन्हीं पर डिपेंड होगी। लेकिन जो नेशन स्टेट बनेगी उसमें जो लोग हैं, जो नेशन के लोग हैं, पीपल्स हैं, वो भी उनका साथ देंगे। अगर हमें गवर्नमेंट हम लोगों के लिए लॉज बनाती है और उनकी जो पॉपुलेशन है वो उसको फॉलो नहीं करती है तो क्या नेशन स्टेट बन सकता है? नहीं बन सकता है। इसी वजह से नेशन स्टेट होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इन विच द मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन। सबसे पहले है नेशन स्टेट्स में अधिकांश जो नागरिक थे वो स्वयं को ही एक राष्ट्र का सदस्य मानते थे। ठीक है, उन्हें ये पता था कि इस नेशन के हम मेंबर हैं, वो एक नेशन का हम मेंबर मानते थे। लेकिन उन्हें अपने देश पर गर्व होता था कि वे देश के लिए त्याग करने को तैयार रहें। यही राष्ट्रवाद की भावना थी। राष्ट्रवाद की भावना क्या थी? वो लोग ये मानते थे कि अगर हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं तो वो यही नेशनलिज्म था। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है एंड नॉट ओनली फॉर रूलर्स। ये केवल किंग्स के लिए नहीं था, यह ये पूरे राज्य को प्रतिनिधित्व करती थी। मतलब स्टेट जो है सभी स्टेट के लिए था, ठीक है, स्टेट के सभी पीपल्स के लिए था। लेकिन नेशन स्टेट में केवल राजा नहीं बल्कि हर नागरिक राष्ट्र का हिस्सा होता था। ऐसा नहीं है कि केवल जो प्राइम मिनिस्टर है या मुख्य मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर है वही स्टेट का या कंट्री का मेंबर है। सभी पीपल्स जो होंगे वो कंट्री के मेंबर्स होंगे। यानी देश केवल राजा का नहीं बल्कि जनता का भी होता है। नेक्स्ट लाइन है कम टू डेवलप अ सीन ऑफ कॉमन आइडेंटिफाई। कॉमन आइडेंटिटी का मतलब है सभी लोगों को एक जैसी राष्ट्रीय पहचान होना। जैसे कि हम सभी भारतीय हैं, हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा है, हमारा संविधान एक है, हमारा राष्ट्रीय गान एक है। यही मतलब अगर देखा जाए तो यही एक बेसिक पहचान है कि सभी लोग एक जैसे हैं और राष्ट्रीय पहचान है इन लोगों की यही। नेक्स्ट है लाइन एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। इसका मतलब है शेयर्ड हिस्ट्री का अर्थ होता है साझा इतिहास, मतलब हिस्ट्री को शेयर करना। जैसे कि भारत के लोग स्वतंत्रता संग्राम को अपना साझा हिस्सा मानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यूरोप के लोग उन्होंने अपना संघर्ष किया और इतिहास को में साझा पहचान मानने मतलब शेयर हिस्ट्री को शेयर किया। ठीक है, नेक्स्ट है दिस कॉमन्स डिड नॉट एग्जिस्ट फॉर द इमोरियल
जैसे कि ये महत्वपूर्ण लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेखक कहते हैं कि इस राष्ट्रीय एकता हमेशा से मौजूद रही थी। यहाँ जो थी राष्ट्रीय एकता, जो यूनिटी थी, वो हमेशा से थी, लेकिन लोग पहले अपने गांव, अपने राज्य, अपने राजा या अपने धर्म को ही अपनी पहचानते थे। धीरे धीरे राष्ट्रवाद विकसित हुआ। अब लोग किससे जाने लगे कि इस देश के हैं, इस स्टेट के हैं, ठीक है, और इनकी एक ही सरकार है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, इट इज़ द फॉरगेट थ्रू स्ट्रगल। यह एकता संघर्ष के माध्यम से ही बनी। जैसे कि लोगों ने क्रांतियां की, आंदोलन किए, बलिदान दिए, तब जाकर राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। नेक्स्ट है, थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर्स। थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर्स, इसका मतलब है इसमें नेताओं की बहुत बड़ी भूमिका थी। जैसे कि सबसे पहले जो नेता थे ग्यूसफ माजनी, नेक्स्ट है गारियावाल्दी एंड ओटो वैन बिस्मार्क, ठीक है, ओटो वॉन बिस्मार्क। इन तीनों लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। प्लेबिसाइड का अर्थ होता है कि अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ रीजन हैज टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट प्रपोजल। देखिए, इसका मतलब होता है कि ये पूछना, जो लोग रह रहे हैं, पीपल्स हैं, उनसे ये पूछना वोटिंग के थ्रू आपको किस स्टेट में रहना है और किसे रिज़ाइन करना, किसे रिजेक्ट करना है, ठीक है। सीधा सीधा अर्थ इसका यही होता है। इसके बाद आपको ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज मॉडर्न स्टेट, व्हाट इज नेशनल स्टेट, हाउ टू डेवलप नेशनलिज्म एंड प्लेबिसाइड। ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है और ये तीनों नाम आपको बहुत ज़्यादा याद रखने हैं। यही तीनों लीडर थे जिन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया। पहला है जोसेफ मेजनी, तीसरा है गैरिबाल्डी एंड ओटो वैन बिस्मार्क। 3 लीडर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होगा, वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। थैंक यू। ये इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।